नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों अब हम लेके आ चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू को। नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हो सकती हैं, इम्पोर्टेंट इश्यू हो सकते हैं और वो आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से यूज में आ सकते हैं उस तरह से उन घटनाओं का करंट अफेयर लेकर मैं आ चुका हूँ आपके सामने। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले फिर से वही एक बात, यदि मेरे भाइयों बहनों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद RJ, ये इसका नाम है। आप जाइए और जा कर के ज्वाइन कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लिखने की आवश्यकता है नहीं, लिखोगे तो रद्दियाँ बनाओगे, ठीक है, सिलेक्शन नहीं लेके आ पाओगे। तो दोस्तों रद्दियाँ बनाना बंद करो, सिलेक्शन लाने की कोशिश करो। तो ठीक है, आपका इधर उधर समय ख़राब किए बिना सीधा लेकर आता हूँ आपको न्यूज़ आर्टिकल की डिस्कशन पे। तो हम पहली न्यूज़ आर्टिकल जो है हमारा वो है डिप्लेटेड यूरेनियम के बारे में। अब आप बोलोगे सर ये डिप्लेटेड यूरेनियम क्या होता है? तो मेरे भाइयों, जो आम को चूसने के बाद में छिलका बचता है वो होता है डिप्लेटेड यूरेनियम। अब आप बोलोगे सर हम आम चूसने में यूरेनियम चूसते हैं क्या? नहीं भाई, अगर पूरा आम है वो समृद्ध यूरेनियम है, जिससे यूरेनियम बॉम्ब बनाया जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। तो वो जो छिलका है वो क्या है? डिप्लेटेड। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। आपने बंदूक की गोली देखी होगी, कारतूस, ठीक है। फायर करने के बाद जो खोखा रह जाता है पीछे से, जिसको बेच के बोलता है पीतल बेच के पैसे वाले हो जाओगे, तो पीतल का जो खोखा रह जाता है पीछे, वो क्या होता है? वो वही मान लो आप डिप्लेटेड यूरेनियम। अगर इस पूरे कारतूस को समृद्ध यूरेनियम कहेंगे तो वो जो खोखा रह जाता है बेकार, वो क्या हो जाता है आपका? डिप्लेटेड यूरेनियम हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अब आप बोलोगे सर वो तो बेकार हो गया, उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, सांप का बच्चा कितना भी छोटा हो या फिर मरा हुआ सांप भी जहरीला होता है, ठीक है। वो भले ही जो यूरेनियम है वो समृद्ध यूरेनियम का एक बाई प्रोडक्ट रह जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ख़तरनाक होता है। हालांकि क्योंकि इससे भी कई खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज किया जाए लड़ाइयों के अंदर, ये करा ही नहीं जाता, ठीक है। तो दोस्तों हम इसके बारे में अब जान लेते हैं क्या है। तो इसको क्या बोलते हैं? आप क्यू मेटल भी बोलते हो, दूसरा डिप्लेटेलॉय बोलते हो, तीसरा D38। तीन नाम है इसके, क्यू मेटल, डिप्लेटेलॉय और D38, ठीक है। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में जो आपका फ्यूसाइल आइसोटोप होता है, मतलब फ्यूसाइल आइसोटोप का मतलब होता है जो कि एनर्जी वाला पार्ट होता है, जो कि फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, वो क्या होता है? बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है या फिर पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। यह जो यूरेनियम है वो समृद्ध यूरेनियम का बाई प्रोडक्ट है, मतलब समृद्ध यूरेनियम को यूज करने के बाद जो अपशिष्ट रह जाता है वो क्या है? डिप्लेटेड यूरेनियम है, ठीक है। डिप्लेटेड यूरेनियम जो है वो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका यूज वॉर के अंदर होने की पूरी संभावना रहती है। हाँ, क्योंकि ये हार्म तो बारूद से ज़्यादा करता है, लेकिन चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर पाता। जब चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर पाता तो उतना खतरा नहीं रहता जितना कि समृद्ध न्यूक्लियर जो नाभिकीय, जो हम न्यूक्लियर बम बोलते हैं, परमाणु बम बोलते हैं, उसके बराबर खतरा तो रहता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन ने क्या किया है, यूक्रेन को हथियारों के साथ में डिप्लेटेड यूरेनियम देने की घोषणा कर दी है। वैसे तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई नाभिकीय जो हथियार हैं उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाए, लेकिन हम खुद ही उसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अगर हम इस तरह की घटना ब्रिटेन कर देता है, इस तरह की हरकत कर देता है घटिया, तो फिर ये युद्ध बहुत लंबा खिंच सकता है, और लंबा खिंचेगा तो खिंचेगा, यूक्रेन जो है और रहा सहा मारा जाएगा, ढंग से मारा जाएगा, क्योंकि फिर रसिया भी उस तरह के हथियारों का यूज करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने दूसरे न्यूज आर्टिकल की तरफ। हमारा जो दूसरा न्यूज आर्टिकल है वो है 1 अप्रैल से जो आवश्यक दवाएं हैं उनके दामों में वृद्धि कर दी जाएगी। तो बोला सर ये तो बड़ी छोटी सी न्यूज़ है, इसके बारे में क्या पढ़ाने का मतलब है? तो दोस्तों हमारे लिए जो दवाएं हैं उसमें एक टर्म यूज की है आवश्यक दवाओं में, किसमें? असेंशियल मेडिसिन के अंदर। तो जो असेंशियल मेडिसिन है, ये अगर वर्ड आ गया तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कौन तो ये बताता है कि भाई कौन सी दवा है वो असेंशियल है, कौन सी नहीं है? वर्ल्ड के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर कौन बताता है कि कौन सी दवा असेंशियल है, कौन सी नहीं है?
और फिर जो असेंशियल दाम लिस्ट जो तैयार हो जाती है, उस असेंशियल दवाओं के दाम कौन निर्धारित करता है, फिर ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये जो लिस्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन NLEM, उसको जारी करता है हमारा कौन सा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसको जारी करता है। ठीक है, इस लिस्ट को भारत के स्तर पर कौन जारी करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस लिस्ट में ऐसी दवाओं को जगह दी जाती है, कैसी दवाओं को जगह दी जाती है, जो जीवन रक्षा हेतु अति आवश्यक है, जीवन की रक्षा हेतु अति आवश्यक है, और लगभग हर रोज इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल का हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस लिस्ट का उद्देश्य क्या है कि जो अति महत्वपूर्ण दवाएं हैं उनके जो दाम हैं उनको क्या करना है, अफोर्डेबल बनाना है। मतलब कितना गरीब से गरीब व्यक्ति हो वो ये सोच के ना रह जाए कि यार बहुत महंगी दवाई है, इससे तो अच्छा है कि मैं दवाई ना लूँ, ऐसे ही ठीक हो जाऊँ। इसीलिए इनके दामों को हमेशा अफोर्डेबल रखा जाता है, हमेशा कंट्रोल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए असेंशियल जो दवाई हैं उनके ऊपर लिस्ट जारी करनी पड़ती है भारत सरकार को। ठीक है, तो भारत के अंदर इनके दाम निर्धारित कौन करता है, चलो सर असेंशियल लिस्ट तो है वो बना दी आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, तो इसके पैसे निर्धारित कौन करता है कि भाई असेंशियल लिस्ट में ये दवा है तो उसको कितना उसका दाम रहेंगे, तो उसको निर्धारित करता है आपका NPPA, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। असेंशियल लिस्ट किसने बनाई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अब असेंशियल लिस्ट के ऊपर जो पैसे निर्धारित हैं वो किसने किए, वो किए NPPA ने, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये तो हो गई भारत की बात। अब हम बात करते हैं दुनिया की। तो वैश्विक स्तर पर जो असेंशियल मेडिसिन है उनकी लिस्ट कौन तैयार करता है, तो वो करता है WHO। ठीक है, कौन करता है, WHO। तो हमसे यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन है उसको तैयार कौन करता है नेशनल स्तर पे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस जो असेंशियल लिस्ट में दवाएं शामिल हैं उनके प्राइस का निर्धारण कौन सी संस्था करती है। और तीसरा, वैश्विक स्तर पर जो असेंशियल दवाएं हैं उनकी लिस्ट को कौन तैयार करता है। ये 3 प्रश्न वनडे एग्जाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। ये जो न्यूज़ है आज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे RAS की कर रहे हो, चाहे PSI की कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये जो न्यूज़ है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गज उत्सव 2023 का प्रारंभ होने जा रहा है। गज उत्सव 2023 के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। गज उत्सव मतलब है आपके हाथियों का उत्सव। अब इसका मतलब ये नहीं है हाथी हैं वो होली खेलेंगे सारे, दीपावली मनाएंगे, ईद मनाएंगे, मुहर्रम मनाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाथी क्या है, हाथियों के संरक्षण के लिए उत्सव मनाया जा रहा है ये। ठीक है, देखो 1992 के अंदर इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट की स्थापना होती है। उस प्रोजेक्ट का नाम था एलिफेंट प्रोजेक्ट, मतलब हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट। तो इसके 30 साल पूरे होने पर, 30वीं एनिवर्सरी पर इस गज उत्सव का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। कब किया जाएगा, ये 9 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसका उद्घाटन समारोह 9 अप्रैल को करेंगी। ठीक है, ये 2 दिवसीय उत्सव है। हालांकि ये उत्सव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसके पीछे की कहानी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे आपसे वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 2 दिवसीय गज उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें आई हैं अब निकल के, पहली प्रोजेक्ट एलिफेंट और दूसरी निकल के आती है जो वो है आपका काजीरंगा अभ्यारण्य। तो हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले जानते हैं हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। ठीक है, इसका प्रारंभ किया गया था 1992 के अंतर्गत। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। ठीक है, जो हाथियों की उपस्थिति वाले राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाती थी। वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाती थी, किनको करवाती थी, जहाँ जहाँ पर हाथी उपस्थित हैं उन राज्यों के लिए। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था जो हाथियों के नेचुरल इनहेबिटेट हैं, ठीक है, प्राकृतिक आवास, और हाथी गलियारे। हाथी गलियारे कौन से, देखो दोस्तों हाथियों में एक आदत होती है, इनका झुंड अगर कहीं से एक बार निकल गया
तो वो वहाँ से अगर 20 साल बाद भी निकलेगा तो फिर वो उसी रास्ते से होके निकलेगा जहाँ से वो 20 वर्ष पहले निकला था। उनकी ऐसी मेमोरी शार्प होती है, वो अपने रास्ते कभी नहीं भूलते। इसलिए हाथियों के संरक्षण के लिए उनके गलियारों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मानव के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हाथियों के साथ में, वो इसीलिए होते हैं। मान लो एक हाथी है, वो बच्चा है, वो वहाँ से निकला 20 साल पहले। उस समय पर वहाँ पर क्या था, एक रास्ता था, एक गलियारा था। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक बस्ती बन गई, कच्ची बस्ती बन गई, ठीक है। लेकिन जब वो हाथी 20 साल बाद वहाँ से गुजरेंगे तो वो उसी रास्ते पे होके गुजरेंगे, और बीच में चाहे फिर मकान आए, झोंपड़ी आए, वो उसको तोड़ के अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मनुष्य के साथ में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो हाथियों का अगर मानवों से कॉन्फ्लिक्ट रोकना है तो हाथी जिस गलियारे से होकर गुजरते हैं वहाँ पे मानव का जो प्रवेश है उसको एकदम से वर्जित कर देना चाहिए, ठीक है। और हाथी प्रोजेक्ट के बारे में, हाथियों के बारे में थोड़ा सा और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं अपन, ठीक है। वर्तमान में ये जो प्रोजेक्ट है वो 22 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? भारत के 22 राज्यों के अंदर। भारत में जो हाथियों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है आपके कर्नाटक में, फिर है आसाम के अंदर, और फिर है केरल के अंदर, ठीक है। हाथियों की जो गणना है वो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कब की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष में। और भारत में पिछली वाली कब हुई थी? 2017 के अंदर। तो अगली वाली कहाँ होगी 5 वर्ष बाद? 2023 के अंदर। और हो सकता है कि गज उत्सव हो, उसके साथ साथ में हाथियों की गणना भी प्रारंभ की जा चुकी हो या फिर की जा रही हो, तो गणना की रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है। और आएगी तब हम आपको पढ़ाएंगे, आराम से, टेंशन मत लो। अब हम देखते हैं कि 2010 के अंदर हाथी को जो है वो राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था? 2010 के अंदर। तो आप एक और क्वेश्चन बन गया आपका कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है? हाथी। हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसकी अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। अब आप बोलोगे सर कभी तो अनुसूची 1 में कोई संरक्षित हो जाता है, कभी 2 में, कभी 3 में, कभी 4 में। तो दोस्तों, जैसा खतरा होता है वैसी ही लिस्ट होती है। यदि खतरा कम होता है तो लिस्ट पहली होती है, उससे अधिक होता है तो दूसरी में पहुंच जाता है, उससे अधिक होता है तो तीसरी में पहुंच जाता है, और जब एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में पहुंच जाता है जब कोई जीव, तो फिर उसको आप अनुसूची 4 के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है भाइयों बहनों। अब हम जान लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कि काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसकी स्थापना होती है 1905 के अंदर। स्थान कौन सा? आसाम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी जगह पर स्थित है? आसाम के अंदर। इसे 1974 में तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में, 1974 में। और 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया, या इसको यूनेस्को की नेचुरल जो प्राकृतिक स्टेट जो स्थल होते हैं उनकी जो सूची होती है उसमें इसको विश्व धरोहर का स्थान दिया गया था 1985 के अंदर। मतलब स्थापना 1905 में, 1905 के अंदर स्थापना हो गई भैया, ठीक है। किस रूप में हुई थी? अभ्यारण्य के रूप में। 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, ठीक है। 2007 में यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से वन्यजीव और पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाने वन्यजीव हैं एशियाई हाथी, एक सींग वाला गैंडा। इसके लिए तो यूपीएससी भी पूछ चुका है कि एक सींग वाला गैंडा है वो निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। एशियाई पानी की भैंस, इसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने लिख दिया भैया। मैंने कहा भाई अगर कोई बता देता है कि चिड़िया हैं, भैंस हैं, सूअर हैं, ये भी पाए जाते हैं, तो मैंने एक बता दिया आपको। सांभर और बाघ, ये लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला न्यूज आर्टिकल। तो दोस्तों, जैसा आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा कि अग्निवीरों का पहला जो बैच है वो पास आउट हो चुका है, वो हुआ है हमारी नेवी से, ठीक है। पासिंग आउट परेड हुई थी उनकी कल। तो दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अग्निवीर के बारे में ज़रूर पूछेगी, क्योंकि अग्निवीर योजना है उसका भारी विरोध हुआ था, ठीक है। तो वो जनमानस के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए उस योजना को एग्जाम के अंदर जरूर पूछेगी। तो हम जान लेते हैं अग्निवीर योजना के बारे में, अग्निवीर के बारे में।
तो दोस्तों जो पासिंग आउट परेड, जो पहला बैच है उसकी पासिंग आउट परेड जो हुई है वो हुई है INS चिल्का पर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। INS चिल्का कौन सी जगह पर? उड़ीसा में। अब आपने लेक चिल्का का नाम तो सुना ही होगा, तो आप लेक चिल्का जो है वो कौन सी जगह पर है? उड़ीसा के अंदर। तो INS चिल्का कहाँ होगा भैया? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। कुल 2585 अग्निवीर पास हुए हैं, जिनमें से 272 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। मतलब कुल जो आपके 2585 अग्निवीर हैं उनमें से 272 कौन है? महिलाएं हैं। अब हम जान लेते हैं INS चिल्का के बारे में, क्योंकि हमारे लिए जो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके अग्निपथ योजना और दूसरा है INS चिल्का। बाकी कितने लोगों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, लेकिन हाँ अपन से एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि जो पासिंग आउट परेड है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो जानते हैं INS चिल्का के बारे में। तो 1980 में भारतीय नेवी में शामिल। कब? 1980 में। इसका नाम लेक चिल्का के आधार पर रखा गया है। अब आगे चलते हैं। यह भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान है। अब आपकी समझ में आया कि INS चिल्का पर ही पासिंग आउट परेड क्यों हुई थी? क्योंकि ये क्या है? प्रशिक्षण संस्थान है। प्रारंभिक प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो प्रारंभिक प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो दिया जाता है INS चिल्का पर, ठीक है। अब हम जान लेते हैं अग्निपथ योजना क्या है। तो दोस्तों अग्निपथ योजना का प्रारंभ हुआ था आपके 16 जून 1922 को, ठीक, 2022 को। यह तीनों सशस्त्र सेनाओं में कमीशन अधिकारियों के पद के नीचे सैनिकों की भर्ती हेतु योजना है। मतलब सैनिकों की भर्ती अब किस माध्यम से की जाती है? अग्निपथ योजना के माध्यम से की जाती है। तो इसमें शामिल होने वाले जवानों को क्या बोलते हैं? अग्निवीर, ठीक है। इसमें जो जवान शामिल है, जवान को बोलेंगे अग्निवीर और इस योजना को बोलेंगे अग्निपथ। तो दोस्तों इनकी 4 साल की सेवा होगी। कितने वर्ष की सेवा होगी? 4 वर्ष की। अब आप बोलोगे सर 4 वर्ष की सेवा के बाद क्या इनको बेरोजगार करेंगे? तो नहीं भैया, इनको जो कुशलता से काम करेंगे, जो लोग कुशल सैनिक होंगे उनको क्या है 25%, जितने भी भर्ती होगी ना अग्निवीरों की उसमें से 25% को स्थायी कर दिया जाएगा। मतलब अब उस तरह से भर्तियां नहीं हुआ करेंगी कि 400 जगह निकली हैं, 4000 जगह निकली हैं आर्मी में, इस तरह से नहीं होगी। अग्निवीरों को पूरा एकदम जत्था का जत्था जो हो तो भर्ती किए जाएंगे। और उसके अलावा जब जो खाली पद रह जाएंगे, जो स्थायी पद हैं, उनको 25% जो कुशल सैनिक होंगे उनके माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। तो भैया जो भी अग्निवीर हैं सेना के अंदर जा रहे हैं, मन लगा के दिल लगा के काम करेंगे तो उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे चलते हैं। आगे है अपनी पथश्री योजना। तो दोस्तों ये योजना कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है अभी अपन देखें हाल ही में तो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू वो बंगाल की यात्रा पे हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ने उनकी यात्रा के दौरान ही इस योजना के बारे में बताया है, ट्वीट किया है। जब इस योजना ने फिर क्या किया है, नेशनल कवरेज प्राप्त कर लिया है, राष्ट्रीय स्तर की एक न्यूज़ बन गई है योजना। जब राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ बन गई तो अपन पढ़ लेते हैं, छोटी सी 2 लाइनें, क्या फ़र्क पड़ता है। कि पथश्री योजना ये पश्चिम बंगाल की सरकार की योजना है, ठीक है। इसका उद्देश्य है 12,000 किलोमीटर की लगभग 7,000 सड़कों की मरम्मत करवाना। छोटी सी योजना है, किसी मतलब की नहीं है, बस दीदी ने ऐसे ही कमेंट कर दिया। आगे चलते हैं अपन। आगे की अपनी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है बाल्टिक सी गैस पाइपलाइन। कौन सी? बाल्टिक सी गैस पाइपलाइन। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि यूरोप की गैस की ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करता है रूस, ठीक है। तो किस माध्यम से करता है? पाइपलाइन के माध्यम से। तो ये जो पाइपलाइन है बाल्टिक सी के अंदर से होकर निकली है। इसमें क्या है, समुद्र के अंदर कुछ धमाके होने से गैस लीक होने लग गई है। तो इस गैस लीकेज की मरम्मत के लिए रशिया ने एक प्रस्ताव रखा है यूएनएससी के अंदर और यूएनएससी के सदस्यों ने उसको ठुकरा दिया है कि नहीं भाई आप मरम्मत नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि आप वॉर जोन के अंदर हैं, पहले आप वॉर निपटाइए उसके बाद ही हम आपको मरम्मत करने देंगे, ठीक है। तो अब बाल्टिक सी गैस पाइपलाइन के बारे में अपन जान लेते हैं, यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। क्या नाम है इसका? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। यह बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है एवं रूस को जर्मनी से जोड़ती है। किससे? जर्मनी से। दोनों ही
मतलब जर्मनी के अंदर भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक यूएनएससी के जो देश हैं वो रोक पाएंगे इसको मरम्मत करने से। ठीक है, इस पाइपलाइन के 2 चरण हैं, पहला नॉर्ड स्ट्रीम 1, दूसरा है नॉर्ड स्ट्रीम 2। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है वो बायबोर्ग है रूस के अंदर, उसको लुबमिन जर्मनी से जोड़ता है, बायबोर्ग को लुबमिन से जोड़ता है। और जो दूसरा चरण है वो उस्तालुगा, मतलब कौन सा, उस्तालुगा मतलब लेनिनग्राद, अब आपके समझ में आ गया होगा, लेनिनग्राद है, उसको लुबमिन से जर्मनी से जोड़ते हैं। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप पहले तो इनकी लोकेशन देख लीजिए कि लुबमिन कहाँ पर है और किस तरह के उद्योग धंधे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा आप लेनिनग्राद के बारे में देख लीजिए, तीसरा आप बायबोर्ग के बारे में देख लीजिए, और आप बाल्टिक सी की लोकेशन तो जरूर देख लीजिए मैप पर जाके कि बाल्टिक सी कौन सी जगह पर पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। हमारा आज का न्यूज़ डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर तो करना ही करना मेरे भाइयों, और कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगे तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए दिवस में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।